गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 के गणित पढ़ाने वाला हूं और ये गणित के चैप्टर होंगे। भारती भवन का किताब है जिसको मैं पढ़ाता हूं। तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट क्या करिए कि कॉपी और एक कलम सामने रख लीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सबसे पहले मैं आपका परिचय संख्या से कराऊं। तो संख्या दो तरह का होता है। पहला संख्या होता है चर, दूसरा होता है अचर, ठीक है। चर और अचर, चर में एक्स वाई जेड होता है, ठीक। और अचर में ये जितने संख्या होता है ना, वास्तविक संख्या, ये बट्टा पूर्णांक दशमलव कुछ भी हो, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से संख्या दो तरह के होते हैं, चर और अचर। चर में एक्स वाई जेड होगा, अचर में वास्तविक संख्याएं के जितने अंक हैं, जितने खंड हैं, वो सारे होंगे। यानी कि गिनती की संख्या होगी, भिन्न संख्या होगी, दशमलव संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर हो और रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि रैखिक जो होता है वह समीकरण या वह पद जिसके घात एक हो, यानी कि एक ये रैखिक है, इसका घात एक है। अब यहाँ कर रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण हो जिसके चर दो हो और रैखिक समीकरण हो, यानी कि उस पे घात एक हो। तो इसका व्यापक रूप हम लोगों ने लिया। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि x और y दो चर है और ये व्यापक रूप है। व्यापक रूप मैक्सिमम टाइम परीक्षा में पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होगा। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि रैखिक समीकरण को हल करने की, जैसे सरल युग्म समीकरणों को हल करने की 5 विधियां होती है। पहला होता है तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा लुप्तीकरण विधि, चौथा प्रजगुणन और पांचवा अनुपात विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप इन 5 विधियों से हल कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे उससे हल कीजिए। मैं आपको इन सभी 5 विधियों को बताने वाला हूं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये युग्म समीकरण जो होते हैं, युगपत समीकरण, यानी दो समीकरणों के साथ कैसे संबंध होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को लें तो उनके हल एक होंगे, अनगिनत होंगे या एक भी हल नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग शर्त को पहले समझते हैं, ठीक है। तो आइए शर्त को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण युग्म के हल की शर्त क्या होगी। जो भी समीकरण युग्म होंगे उसकी हल का शर्त क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को समीकरण युग्म दिखा दूं। मान लीजिए एक समीकरण हो 5x माइनस 3y बराबर -7, ये एक समीकरण हो। और एक और समीकरण मैं ले लूँ 3x प्लस 4y बराबर -9। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो एक समीकरण, दो समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण है और दोनों को हम लोग युग्म समीकरण कहेंगे। समीकरण युग्म कहेंगे, युग्म का मतलब जोड़ा कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इसमें शर्त क्या है। अगर मैं इस सवाल का पूछूं कि इसके हलों की संख्या कितनी होगी तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब आपको ये शर्त याद होगा ना और इस पे जब आप लोग फिट बैठाएंगे तो आप बता सकते हैं कि एक हल होगा कि अनगिनत होगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं। जब कह रहा है कि यदि a बटे डी नॉट इक्वल टू b बाई ई हो, माने a बटे डी के बराबर b बाई ई नहीं हो, तो इसके एक और केवल एक हल होगा, ठीक है।
और इसका नाम होगा अविरोधी। जिस समीकरण का एक और केवल एक हल हो उसको अविरोधी कहेंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यदि a बटे डी बराबर हो b बटे ई के और बराबर हो c बाई एफ, यानी तीनों बराबर हो एक दूसरे के, तो इसको अनगिनत हल होगा। इसका हल कितना होगा? अनगिनत। और यह आश्रित कहलाएगा। इस युग्म का नाम क्या होगा? आश्रित। तीसरा कह रहा है यदि a बटे डी इजकल टू बी बाई ई और ये दोनों नहीं बराबर हो c बाई एफ के, यानी कि यह और यह दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो, इस परिस्थिति में कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा और इसका नाम होगा विरोधी, ठीक है। एक सवाल जैसे हम लोग यहाँ लिए हैं तो इसको देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर पहले समीकरण जो ये है इससे हम लोग a निकाल सकते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? ये 5, b बराबर -3 और c बराबर ये -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसका मान होगा d बराबर हो जाएगा 3, e बराबर 4 और f बराबर हो जाएगा 9। तो अगर हम इसको बैठाएं शर्त के अनुसार a बटे डी यानी 5 बटे 3 इजकल टू -3 बटे 4 इजकल टू 7 बटे 9। अच्छा देखिए मैंने इजकल टू तो लिखा, क्या यह मान इस मान के बराबर है? तो क्या है? नहीं है। उसके बाद यह इसके बराबर है? तो नहीं है। तो इन तीनों में कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। नहीं बराबर है तो नॉट इक्वल टू है, यानी कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसके लिए कौन सा शर्त लगेगा? पहला लगेगा, यानी इस समीकरण युग्म का हल क्या होगा? एक और केवल एक होगा, ठीक है। तो कोई भी आपको दो समीकरण दिए जाएं और उसको आप a b c d e और f निकाल कर आप क्या करिएगा? इन सभी शर्तों पे रखिएगा और देखिए क्या कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है? नहीं है तो एक हल होगा। क्या तीनों एक दूसरे के बराबर है? तो इसका अनगिनत हल होगा। और दो को बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इस तरह से इस सबका नाम भी आप याद करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। यानी कि हमें इस समीकरण को संतुष्ट करना है जिसमें x का मान दिया है तो y का निकालना है और दूसरे में कह रहे हैं y का मान दिया है तो x का निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समीकरण लेते हैं। समीकरण है चूंकि 3x - 2y + 1 = 0 है, ठीक है। और यहाँ आपको x बराबर दे दिया है। x बराबर कितना दिया है? देखिए तो 1 दिया है। x बराबर 1, तो हम जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। इसलिए 3 गुणे x पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 - 2 गुणे y + 1 = 0। या 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। और 2 में y से करें, -2 में y से गुना करेंगे तो -2y + 1 = 0। या आप यहाँ क्या करेंगे? 3 और 1 को जोड़ लीजिए, यानी -2y इधर रहेगा और 3 1 + 4 = 0। या आप 4 को उधर भेज दीजिए बराबर के उसे, तो यहाँ बचेगा -2y = -4। तो y बराबर हो जाएगा -4 बट्टे ये 2 गुना कर रहे थे, इधर आकर भाग कर लेगा, 2 दूना 4, यानी y बराबर -2, ठीक है। यानी इस तरह से हमें y का मान क्या आ गया? -2 आ गया। और ये -2 हम कहाँ भर देंगे? यहाँ -2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी क्वेश्चन में कर रहा है कि जब y बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा ना। तो हम लोग समीकरण को लेते हैं कि समीकरण है 3x - 2y + 1 = 0। चूंकि y बराबर कितना है? 5 है, तो जहाँ y है वहाँ 5 रख देंगे। ये इसलिए 3x - 2 गुने y की जगह पे क्या रखेंगे? ये 5 रख देंगे।
5 + 1 इक्वल टू 0, या ये हो जाएगा 3x और -2 में 5 से करेंगे तो -10 + 1 इक्वल टू 0, या 3x -10 में से 1 जाएगा तो -9 ही ना बचेगा इक्वल टू 0, या 3x को बराबर की साइड रखें और -9 को बराबर की साइड भेजेंगे तो चिन्ह अपना चेंज कर लेगा, +9 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9/3, और हम काट सकते हैं 3 तरीके 9, तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो हम लोग x की जगह पे क्या रख देंगे 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, समीकरण को एक मान दिया था तो दूसरे को निकालने के लिए उसको संतुष्ट किए ना जी। तो आइए अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली के दूसरा क्वेश्चन, करें निम्नांकित में सही या गलत कथनों को पहचानें। 4 प्रश्न है, इसमें कौन सही है कौन गलत है उसे हमें पहचानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि समीकरण 5x - 2y = 7 का एक हल x = 3 और y = 4 है। तो क्या इस समीकरण के ये हल हैं? अगर है तो सत्य है, सही है, नहीं तो गलत है। तो आइए देखते हैं। हम अगर 1 नंबर के लिए समीकरण लें यहाँ पे, तो 5x - 2y = 7 है, और हम क्या करेंगे x जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रख देते हैं। x के जगह पे 3 और y की जगह पे 4, देखिए रख दिए, x की जगह 3 और y की जगह 4 इक्वल टू 7। तो यहाँ 5 आई 15 और 4 दूनी -8 = 7। तो 15 में से 8 गया 7 और ये 7, तो ये दोनों तरफ बात बराबर आ गया, तो ये क्या है सही है, ये बात सही है, ठीक। अब दूसरे नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 और dx + ey + a = 0 का एक हल होता है। तो ये जो दो ये समीकरण युग्म दिया है, ये क्या है, युग्म का व्यापक रूप है। ax + by + c, यह क्या है पहले समीकरण का व्यापक रूप और ये दूसरे का व्यापक रूप। तो यहाँ a का वैल्यू मान क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। d का क्या होगा, b का क्या होगा, e का निश्चित नहीं है। तो एक हल होगा कि अनगिनत होगा, ये कोई हल होगा, हम कह नहीं सकते। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, यह बात गलत है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y = c1 और b2x + b2y = c2 का एक हल होगा। तो यहाँ देखिए आप, अगर हम ये a का वैल्यू लिखें a1/d होता है ना, तो d का मान a2 है इक्वल टू b1, b का मान b1 है और ये e का मान कहलाता है, तो नीचे लिखते हैं, और इक्वल टू ये c1/c2। तो देखिए, तो इसमें से यह मान इसके बराबर नहीं है, ना ही ये बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये किस शर्त पे जाता है, यानी कि यह अविरोधी है और इसका एक और केवल एक हल होगा, यानी कि यह सही है, ठीक है। तो ले लेंगे आप बट्टा में फिर 2 इक्वल टू यहाँ -8 बट्टे यहाँ पे -8/2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर चाहे तो ये 2 खत्म हो गया, तो p किसके बराबर हो गया, p बराबर हो गया 4 के। अगर यहाँ पर p का वैल्यू 4 आ जाएगा तो सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो इस तरह से ये अद्वितीय हल नहीं होगा। लेकिन अगर p के मान 4 को छोड़कर इसके अतिरिक्त किसी भी मान को लेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो नोट कर लीजिए लोग। प्रश्न करें समीकरण युग्म 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 और y = 2 है, तो a और b के मान बताएं। a और b के मान बताना है, तो आइए इसे हल करते हैं। समीकरण पहले ले लीजिए। समीकरण है 3x + ay = 1। तो यहाँ चूंकि x बराबर कितना दिया है, x बराबर 1 दिया है
और y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम x की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे और y की जगह पे 2 यानी यहाँ पे 2 रखेंगे। चलिए रखते हैं। इसलिए 3 गुणे x जगह पे क्या रखिए, 1 रखिए, प्लस a गुणे y की जगह पे क्या रखिएगा, 2 रखिए, इक्वल टू 1। 3 में 1 से करेंगे तो 3, प्लस a में 2 से करेंगे तो 2a बराबर 1। या क्या चिन्ह दे दीजिए, या 2a बराबर 1 और ये 3 इधर आएगा तो -3, या 2a बराबर 3 में से जाएगा -2 तो a बराबर -2/2, क्योंकि 2 यहाँ गुना और इधर भाग करेगा तो एक बार में कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, -1। a का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण है, यहीं पे हल करते हैं। दूसरा समीकरण है bx - 2y बराबर 3, और यहाँ पर चूंकि x बराबर दिया है 1 और y बराबर 2 दिया है, तो इसलिए जब हम लोग मान रखेंगे x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा b गुने 1 -2 गुने 2 बराबर 3, या b में 1 से करेंगे तो b ही होगा, और 2 दूना 4 बराबर 3, या b बराबर ये 3 है, -4 इधर आएगा तो +4, ठीक, यानी कि b बराबर 3 और 4 7। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, a और b का मान निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण x + y बराबर 6 के समीकरण हल कितने होंगे, इसके हलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आइए हल करके देखते हैं। हम लोग ले लेंगे x + y बराबर 6, या x बराबर 6 की तरफ y को भेजे तो -y हो जाएगा, क्योंकि इधर +y है। अब हम लोग क्या करेंगे, माना कि y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 0 बराबर 6। फिर मानते हैं, माना कि y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 - 1, y की जगह पे 1 रख देंगे, 6 - 1 तो कितना हो जाएगा 5। माना कि y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 बराबर 4। फिर माना कि y बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे y का मान रहे हैं तो x का मान कुछ आ रहा है। जैसे हमने 0 माना तो 6 आया, 1 माना तो 5 आया, 2 माना तो 4 आया, 3 माने तो 3 आया। अब हम लोग चाहें तो उसे -1 -2 -3 जो मन में आए वो मान रखेंगे तो x का मान आते रहेगा, यानी कि ये सिलसिला चलते रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल अनगिनत होने वाला है, अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने पहले प्रश्नावली पढ़ा, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के पहले प्रश्नावली के 1 से 5 तक हल किया। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे हल करेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।